आज माँ और पापा की शादी की सालगिरह थी। मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी थी, यहीं घर पर ही। हाँ, घर पर ही, क्योंकि पापा को पार्टी ज़्यादा पसंद नहीं थी। शोर शराबा से उन्हें चिढ़न होती थी। सब मेहमान चले गए, फिर वही हुआ जिसका डर माँ को बहुत पहले से था। माँ पापा की अरेंज मैरिज थी। पापा को माँ के चाचा जी ने पसंद किया था। घर में पापा सबको पसंद आए थे, पर माँ पहली मुलाकात से ही घबराई हुई थी। वो नानी को कहती कि माँ, ये वैसे नहीं है जैसा पति मुझे चाहिए। मैं कैसे रहूंगी ऐसे इंसान के साथ। लेकिन उस वक्त लड़कियों की बातें कौन सुनता था। नानी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। माँ पापा की शादी हो गई। पापा दुबई में नौकरी करते थे, तो माँ को भी वहीं आना पड़ा। माँ वहां के माहौल में खुद को ढाल नहीं पा रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी, पर अकेलापन उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। पापा काम के सिलसिले में ज्यादातर समय बाहर ही बिताते थे। बहुत अकेली सी हो गई थी माँ। शादी को लेकर माँ ने जितने सपने सजाए थे, सब धूमिल होते जा रहे थे। ना तो उन्हें पापा का प्यार सही से मिल पाता और ना ही परिवार का साथ था। माँ ने कई बार इच्छा जाहिर की कि अपने देश वापस आने की, नाना नानी से मिलने की, पर पापा कभी कुछ जवाब नहीं देते और चुपचाप बाहर चले जाते। माँ की जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी। हाँ, बस कट ही तो रही थी। शादी का रिश्ता बस नाम का ही बनकर रह गया था। माँ ये सारी बातें अपनी एक सहेली को बताती थी। उनका नाम कृष्णा आंटी था। कृष्णा आंटी ने कहा कि जया, तुम क्यों इस रिश्ते को रबड़ की तरह जबरदस्ती खींच रही हो। घर पर बात करो और खत्म करो ये सब। पर जया, मतलब मेरी माँ, उनके लिए ये सब इतना आसान नहीं था। वो समझती थी अपने परिवार को। वो जानती थी कि नाना नानी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए माँ ने कुछ भी नहीं बताया। माँ जब भी बहुत दुखी होती, अपनी अलमारी में रखी एक छोटी सी संदूक को बाहर निकालती और उसमें रखे कुछ खतों को पढ़ती। माँ उन खतों में कहीं खो जाती। वो किसी दूसरी दुनिया में ही चली जाती और जब वापस आती तो एक खुशमिजाज लड़की की तरह। आखिर किसके खत थे वो? कौन था जो माँ के चेहरे पर मुस्कान लाता था? वो जो भी था, उसकी जगह सिर्फ उस संदूक तक ही सीमित थी। दिन बीत रहे थे, तभी माँ को एक रोशनी की किरण दिखाई दी। उसे जीने की वजह मिल गई। माँ के गर्भ में हलचल थी और उस हलचल का कारण थी मैं रोशनी, अपनी माँ की प्यारी बिटिया। माँ को उम्मीद थी कि शायद बच्चे की आने की खुशी में पापा कुछ बदल जाएं और माँ के साथ समय बिताएं, पर सब उल्टा हुआ। पापा ने माँ की देख रेख के लिए एक मेड लगा दिया और अब तो 2-3 दिन तक घर भी नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे, ये सवाल आज भी मेरे जहन में घूमता है। माँ ने तो पत्नी धर्म में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर क्यों पापा माँ से दूर रहते थे? क्या माँ से उनका रिश्ता सिर्फ जिस्मानी ही था? वो क्यों कभी माँ की रूह को न छू सके? आखिर क्यों? कभी कभी सोच यहीं आकर रुकती कि शायद उनको उनका दूसरा जिस्मानी साथी मिल चुका था, इसलिए उन्हें माँ की कोई जरूरत महसूस नहीं होती थी। माँ भी शायद समझ चुकी थी कि उनके रिश्ते की जमीन बंजर हो चुकी है और अब उस पर फूल खिलाने की कोशिश भी बेकार है। पर कहीं ना कहीं अब भी माँ को उम्मीदें लगी थी उस फूल से जो माँ के गर्भ में पल रहा था। 9 महीने पूरे हो गए। माँ की नॉर्मल डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने बता दिया कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। पापा हम दोनों को घर ले आए। नाना नानी दादा दादी सब दुबई आए मुझसे, यानी कि अपने नातिन से मिलने। माँ के हाव भाव को देखकर नानी समझ गई कि सब कुछ ठीक नहीं है,
पर माँ ने नानी को कुछ भी नहीं बताया। माँ की दुनिया तो उम्मीदों पर कायम थी, वो उम्मीदें जो शायद जिंदगी भर उम्मीदें ही बनकर रहने वाली थी। सब कुछ पहले की तरह ही चलने लगा। पापा अपने काम में व्यस्त और माँ मेरी देख रेख में व्यस्त रहने लगी। अब ना तो पापा को माँ की जरूरत थी और शायद माँ को भी पापा से अब कोई उम्मीदें नहीं थी। पापा जब घर आते तो पूछ लेते माँ से कि उन्हें अपने या मेरे लिए कुछ चाहिए तो नहीं। माँ उनको बताना चाहती थी कि माँ को और मुझे दोनों को पापा की बहुत ज़रूरत है, पर वो जानती थी कि इस ज़रूरत को पापा कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं बड़ी होने लगी, स्कूल जाने लगी। माँ जानबूझकर अपना पूरा वक्त मेरे आगे पीछे बिताने लगी। वो भागने लगी थी खुद से, खुद की खुशी से, खुद की ज़रूरतों से। मुझे याद है उस रात पापा माँ पर चिल्ला रहे थे। वो बार बार कोई कागज माँ को दिखा रहे थे और उन्हें कुछ कह रहे थे। माँ रोए जा रही थी। मैं अपने कमरे में थी। सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। मुझसे और बर्दाश्त न हुआ। मैं अंदर चली गई और माँ के पास जाकर उनके आंसू पोंछने लगी। मुझे अंदर देखकर पापा ने वो कागजात टेबल पर पटक दिया और गुस्से से बाहर चले गए। मैं पढ़ सकती थी उन कागजातों को। 16 बरस की हो चुकी थी मैं, समझने लगी थी सब कुछ। माँ ने झट से वो कागजात उठा लिए और अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। मैंने माँ को रोका। माँ ने साफ मना कर दिया कि वो मुझसे कुछ भी नहीं दिखाएगी, पर मैं भी उन्हीं की बेटी थी, उन्हीं की तरह जिद्दी। मैं जबरदस्ती माँ से वो कागजात लेने लगी और सब अलमारी के सामने नीचे गिर गया। मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुकी तो माँ का रखा वो छोटा सा संदूक मुझे मिला। मैंने कागजात उठाए और वो संदूक भी बाहर निकाला। माँ के हाथ पैर कांपने लगे, वो परेशान होने लगी। मैंने सब कुछ किनारे रखकर माँ को उठाया और उनको शांत किया। उनको समझाया कि अब आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है, मुझे अपने सुख दुख का साथी बनने दो माँ। बहुत कहने पर माँ मानी और वो रोए जा रही थी। मैंने पापा को दिए कागजात निकाले और पढ़े तो जितनी तकलीफ माँ को हो रही थी उतनी मुझे भी हुई। वो तलाक के कागजात थे जिसे देखकर माँ बिखर गई थी। अपने आंसुओं को समेटते हुए मैंने माँ का रखा वो संदूक खोला और कुछ खत बाहर निकाले। माँ की आंखें शर्म से नीचे गड़ी जा रही थी। क्या लिखा था उस खत में? क्यों माँ वो खत सबसे छिपा कर रखती थी? क्या माँ और पापा अलग हो जाएंगे? मेरे मन के समंदर में भी अनेकों सवाल उमड़ रहे थे। तलाक के कागज देखकर सोचा माँ से पूछ लूं उनका क्या फैसला होगा, पर कहीं माँ टूट न जाए इन सब का जवाब ढूंढने पे। यही सोचकर मैं रुक गई और पहले संदूक के उन खतों को पढ़ने का निश्चय किया। खत खोलते ही ऊपर लिखा था प्यारी जया और सबसे नीचे लिखा था तुम्हारे जवाब के इंतजार में तुम्हारा। कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। मैं समझ गई ये खत माँ के लिए लिखा गया है। माँ की अनुमति लिए बिना इसे पढ़ना सही नहीं होता। माँ की तरफ देखा तो वो जमीन की तरफ देख रही थी, न जाने किन ख्यालों में गुम थी। मैंने माँ से पूछा, ये खत आपके लिए है ना माँ? किसने लिखे हैं? क्या मैं इन्हें पढ़ सकती हूँ? बिना कुछ जवाब दिए माँ वहां से चली गई। मैं भी कसमकस में पड़ गई कि पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, पर जब तक पढ़ती नहीं तब तक समझ कैसे आता। मैंने खत पढ़ना शुरू किया। लफ्ज व लफ्ज वो खत मुझे किसी और दुनिया में लेके जा रहे थे, एक सपनों की दुनिया में, जहां माँ थी, हंसती मुस्कुराती शर्माई सकुचाई सी। इतना खुश तो माँ को असल जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा था। माँ के पास कोई खड़ा था जो माँ के जूड़े को गजरे से सजाना चाहता था। माँ शर्मा रही थी और वो नजर भर के माँ को देखना चाहता था। मैं नहीं जानती कि वो कौन था, पर हाँ,
कोई तो था जो माँ को बहुत प्यार करता था। ये उसी के खत लिखे हुए थे। उन खतों में वो सब कुछ लिखा था जो माँ पापा से चाहती थी, और इसमें गलत भी क्या था। हर शादीशुदा औरत की पहली चाहत तो उसके पति का प्यार और साथ ही होता है। निस्वार्थ भाव से पति की सेवा करने वाली पत्नी क्या चाहती है? यही ना कि उसका पति उसे सम्मान की दृष्टि से देखे। तो इसमें गलत क्या है? यही सब तो माँ ने भी चाहा था, पर उन्हें सिर्फ अकेलापन मिला, जिल्लत भरी एक जिंदगी मिली। कहने को तो सब कुछ था माँ के पास, पर असल में कुछ नहीं था। वो खाली सी थी बिल्कुल। उन खतों को पढ़कर मेरे मन में भी उथल पुथल मच गई। मैं जानना चाहती थी कि वो कौन था। माँ से पूछने की बहुत कोशिश की, पर माँ ने कुछ नहीं बताया। तभी पापा का मैसेज आया। वो माँ के जवाब का इंतजार कर रहे थे। जवाब क्या, वो माँ की हाँ का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो किसी और के साथ दुनिया बसानी थी। माँ की तरफ से मैंने जवाब दिया। उन्हें बता दिया कि माँ अब उनके साथ नहीं रहेंगी। माँ ने बहुत गुस्सा भी किया मेरी इस हरकत के लिए, पर मैंने तो माँ के लिए सपने सजा लिए थे। अब मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। कुछ ही देर में तलाक के कागजात लेने पापा ने अपने एक दोस्त को भेजा, और उसी के साथ माँ और मेरी टिकट भी भेज दी। चलो, कम से कम इतनी इंसानियत तो बाकी थी अभी। टिकट देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अपने देश को मैंने सिर्फ टीवी पर ही देखा था। अब मैं वहां जाने वाली थी, और माँ की जिंदगी भी तो सजानी थी ना। माँ समझ नहीं पा रही थी कि वो रिश्ता टूटने का दुख मनाए या घर जाने की खुशी मनाए। मैंने माँ को समझाया कि जो रिश्ता कभी था ही नहीं, जिस रिश्ते में तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्यों उसे जबरदस्ती निभाने की कोशिश कर रही हो? माँ को समाज का डर था। लोग क्या कहेंगे? नाना नानी और सभी रिश्तेदार क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत गुस्सा आया कि इतने सालों से जो तुम खून के आंसू रो रही हो, तो कौन से रिश्तेदार ने तुम्हें सहारा दिया? अब तुम आजाद हो माँ। जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, जिंदगी अभी शुरू हुई है। तुम्हें तो अभी बहुत कुछ करना है माँ। माँ कुछ समझ नहीं पाई, और उस वक्त मैं माँ को उन खतों के बारे में कुछ बताना भी नहीं चाहती थी। मैंने कृष्णा आंटी से बात कर ली थी। मैं उस इंसान के बारे में जानना चाहती थी। कृष्णा आंटी उन खतों के बारे में सब कुछ जानती थी, और कमाल की बात तो ये थी कि कृष्णा आंटी जानती थी उस शख्स को। वो माँ और कृष्णा आंटी के साथ स्कूल में थे। उन्होंने अपने प्यार के बारे में माँ को कभी खुलकर नहीं बताया, और उन खतों से माँ समझ भी न सकी। जल्दीबाजी में माँ की शादी हुई, और बाद में जयंत जी को ये सब कृष्णा आंटी से पता चला। नम आंखें लिए उन्होंने कसम दी कि आंटी माँ को कभी उनके बारे में ना बताएं। आंटी ने कभी कुछ नहीं बताया। मैंने कृष्णा आंटी से कहा कि वो उनका पता करें। वो मतलब कि जयंत जी का। हाँ, यही नाम था उनका, आंटी ने बताया था मुझे। जयंत जी अभी नासिक में रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत कई सालों पहले हो गया था, और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। हाँ, अब वो 40-45 बरस पार कर चुके होंगे, और माँ भी तो 40 के दहलीज पर है, तो शायद एक दूसरे को पहचान ना पाए। अब तो चेहरे की चमक को झुर्रियों ने धूमिल कर रखा है। मैंने जल्दी जल्दी सब सामान बांधा, और 3 दिन बाद हम वहां से निकल गए। मैंने नाना नानी को भी पुणे बुला लिया, जहां कृष्णा आंटी रहती थी। हालांकि नाना नानी तो सिर्फ हमें लेने आ रहे थे। उन्हें माँ के बारे में कुछ नहीं पता था। आखिरकार हम पुणे पहुंच ही गए। माँ और कृष्णा आंटी कई सालों बाद मिले थे। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने भी उन्हें सिर्फ वीडियो चैट में ही देखा था। आंटी ने सब कुछ तैयार कर रखा था। अगले दिन मैं आंटी की बेटी के साथ
नासिक को निकल गई। उनके दिए पते पर हम पहुंचे। डोरबेल बजाते वक्त हाथ कांप रहे थे मेरे। कुछ देर बाद एक शख्स बाहर निकले, लंबी कदकाठी, मध्यम रंग। उन्होंने पूछा, जी कहिए। बिना कुछ कहे मैंने मां की एक पुरानी तस्वीर उन्हें दिखा दी। वो तस्वीर देखकर वापस अंदर की तरफ मुड़ गए और चले गए। मेरा तो सपना ही टूटने लगा। ऐसा लगा जैसे उन्होंने मां को पहचाना तक नहीं। मैं भी वापस होने लगी। तभी अपना चश्मा लगाते हुए वो वापस आए और बोले, दिखाओ बेटा। वो नजर थोड़ी कमजोर हो गई है ना। मैं भी पूछ बैठी, आप जयंत जी है ना? वो आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उन्हें तस्वीर दे दी। तस्वीर देखते ही उनकी पलकें भारी हो गई, आंखें नम हो गई। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, ये मेरी मां है। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वो आज भी मां को प्यार करते थे। मैंने पूछा, आप शादी करेंगे मां से? वो स्तब्ध से हो गए। उनको और उनकी हां को लेकर मैं वापस आ गई। एक पार्क में मां और जयंत जी की मुलाकात करा दी हमने। मां उन्हें देखकर पहचान गई, पर सिर्फ एक पुराने दोस्त की तरह। मां ने मुझे भी मिलवाया और बताया कि ये जयंत हैं, मेरे बचपन के दोस्त। हम साथ ही पढ़ा करते थे। इन्होंने हमेशा मेरी बहुत मदद की है। मां बोले जा रही थी और मां को देखकर जयंत जी की आंख भीग गई। इससे पहले कि मां कुछ और कहती या पूछती, जयंत जी ने मां के हाथ में एक खत पकड़ा दिया। मैं सब समझ गई और वहां से चली गई। पास के बेंच पर बैठकर मां ने वो खत खोला। वही लिखावट, वही एहसास, प्रिय जया। मां आश्चर्य से खत को देखने लगी और पढ़ने लगी। आज खत में जयंत जी ने अपनी आप बीती लिखी थी और आखिर में लिखा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारे जवाब के इंतजार में, तुम्हारा जयंत। आज खत पर नाम लिखा था। पढ़कर मां रोने लगी। जयंत जी ने मां के कंधे पर हाथ रखा। मां ने भी अपनी सहमति दे दी। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देख रहे थे, मानो पूछ रहे हों कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी। कितने बरस इंतजार करा था दोनों ने। मां और मैं वापस आंटी के घर आ गई। वहां नाना नानी भी आ चुके थे। वे लोग हमें साथ ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, पर अभी कहां। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब समय था धमाका करने का। मैंने जयंत जी की तस्वीर दिखाई और सबको ऐलान कर दिया कि अगले हफ्ते मां और जयंत जी की शादी करने वाले हैं। सभी के होश उड़ गए थे और सभी मां और मेरी तरफ सवालिया निगाह से देख रहे थे। नाना नानी गुस्से में लाल पीले हो चुके थे और शुरू हो गए, जया क्या है ये सब? कैसे संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बेटी को? बिना सोचे समझे कुछ भी कहे जा रही है। हाँ, वैसे भी अपने देश में रही होती तो कुछ सीखती ना। वहां परदेश में क्या सीखेगी भला? दामाद जी तो काम में व्यस्त रहते होंगे और तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं रहती होगी कि कुछ सिखा दो। कुछ तो सोचा होगा तुमने। आखिर लड़की है ये, कल को शादी करनी है इसकी। ऐसे में कौन सा लड़का इसका हाथ थामेगा? और ये मां की दूसरी शादी करने की बात कर रही है। इससे पहले कि नाना नानी कुछ और कहते, मां ने उन्हें रोकते हुए बोल पड़ी, मर चुके हैं इसके पिता और मर चुके हैं मेरे पति। नहीं हूं मैं किसी की ब्याहता। आपने देखा नहीं शायद, मेरी मांग का सिंदूर मैं वहीं छोड़कर आई हूं और अब वापस कभी नहीं लौटूंगी। न तो वो देश मेरा था और न वो घर मेरा था। मेरा दुनिया सिर्फ मेरी बेटी है। आप सबको कोई हक नहीं है इसे बुरा भला कहने का। क्या गलत कह रही है ये? गलती तो आपने भी की थी ना मां, जब बिना सोचे समझे मेरी शादी कर दी थी, मुझे परदेश भेज दिया था। मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे इस बंधन में न बांधो, लड़का सही नहीं लगता।
पर आपने मेरी एक ना सुनी। आप लोगों ने मुझे कोई हक नहीं दिया था। जब तक मायके में थी आप लोगों के हिसाब से चलती रही, जब ससुराल गई तो वहां के हिसाब से, और जब पति के साथ रहने लगी तो पति को ही परमेश्वर समझा। जैसा जैसा सबने कहा मैं करती गई, पर मेरा किसने सोचा? किसी ने नहीं। मुझे क्या पसंद है नापसंद है कभी पूछा ही नहीं। बस अपनी मर्जी थोपते गए। जरा भी समझ नहीं है इसे कि इसके पापा जिंदा हैं। जब तक आप लोगों की बातों को मानो तो संस्कारी, और ना मानो तो चरित्रहीन भी आप सभी ही बना देते हैं। अगर उस वक्त आप मेरे माता पिता के साथ मेरे दोस्त बने होते तो मैं बताती आपको अपने खतों के बारे में। हाँ, मेरे गुमनाम खत जो किसी ने बहुत प्यार से लिखा था, पर कहीं चरित्रहीन की मोहर न लग जाए, इस डर से कभी जानना ही नहीं चाहा कि वो गुमनाम खत लिखने वाला कौन है। मुझे पसंद थे उसके लिखे सभी खत। खत की खुशबू में भी प्यार झलकता था, पर अपने संस्कार के बोझ तले दबे दिल को मैंने समझा दिया। खुद को संस्कारी बनाने के लिए आपकी सब बात मान ली। आज देखो आप मेरा क्या हाल है। ये शादी के 18 साल मैंने कैसे बिताए हैं मैं ही जानती हूँ। हर एक दर्द, हर जिल्लत सहती रही कि आप लोगों को तकलीफ ना हो। इसे ही अपनी किस्मत समझ लिया था मैंने। पर मेरी जिंदगी में रोशनी लेकर आई मेरी बेटी, मेरी रोशनी, मेरी दोस्त, जिसने मुझे समझा, जो मेरे दर्द का सहारा बनी। इतनी छोटी उम्र में ये वो सब समझ गई जो आप सब कभी नहीं समझ सके। मेरी भी जिंदगी है, मेरे भी सपने हैं, कुछ अरमान हैं जिन्हें मैं जीना चाहती हूं, पर आपको अपनी बेटी की नहीं, सिर्फ समाज की चिंता है। आप समाज से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। एक काम करिए, आप सभी वापस चले जाइए और किसी से कुछ ना कहिएगा। आपको समाज का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। रोशनी, मेरी बच्ची, तुम सच में मेरी जिंदगी को रोशन कर रही हो। मैंने तो जिंदगी से हार मान ली थी, पर तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। मां ने कहते हुए प्यार से मेरा माथा चूम लिया। नानी भी तो मां थी ना, वो भी भला कैसे अपनी बेटी का दर्द देख पाती। मां के पास आकर नानी ने मां के गाल को सहलाया और उन्हें सीने से लगा लिया। धीरे धीरे सब तैयार हो गए। अगले दिन जयंत जी घर आए, सबसे मिले। सब बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी। जयंत जी को अपने पिता के रूप में देख रही थी, और सबसे ज्यादा मां खुश थी। आखिरकार उन्हें उनका गुमनाम प्यार जो मिल गया था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी थी, पर इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूं कि क्या औरत को हक नहीं है अपनी जिंदगी जीने का, अपने फैसले लेने का? हमेशा वो कठपुतली बनकर दूसरों के इशारे पर ही क्यों नाचे? जबरदस्ती जिल्लत भरे रिश्ते का बोझ क्यों ढोए? जैसा जया जी ने पाया अपना गुमनाम प्यार जयंत जी के रूप में। क्या औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती? क्या औरत को प्यार पाने का कोई हक नहीं है, जैसे जया जी ने पाया अपना गुमनाम प्यार जयंत जी के रूप में? आपका क्या विचार है, जरूर बताइएगा।